हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों से मिलने वाले ज्ञान को आसान और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझने की सोच सिखाती है। यह आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट और लायबिलिटी का फर्क और अमीर लोगों की मानसिकता को गहराई से समझने का मौका देती है। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें दो पिताओं की सोच दिखाई गई है। एक है पुअर डैड, जो पढ़े लिखे, नौकरी पेशा और डिग्री में विश्वास रखते हैं। दूसरे हैं रिच डैड, जो औपचारिक पढ़ाई से ज्यादा जीवन के अनुभव और फाइनेंशियल समझ को अहम मानते हैं। इन दोनों की सोच और फैसले कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को बदल देते हैं, यही इस किताब का असली संदेश है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 6 सबसे अहम सबक, जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियां बेहद आसान हिंदी में समझाने वाले हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह साबित हो सकती है। यहाँ आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, एसेट और कर्ज में असली फर्क क्या होता है, और क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा मकसद है आपको वह ज्ञान देना जो आपकी सोच और दिशा दोनों बदल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सीख से भरे सफर को और जानते हैं कि रिच डैड पुअर डैड हमें क्या सिखाती है। दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनकी जिंदगी में दो पिता जैसे किरदार थे। एक उनके असली पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे, PhD होल्डर थे, लेकिन पूरी जिंदगी नौकरी करते रहे और आर्थिक तंगी में ही दुनिया से चले गए। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरे पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास ज्यादा डिग्रियां नहीं थी, लेकिन वह आर्थिक रूप से बेहद सफल और अमीर थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं। असल में एक उनके जैविक पिता थे और दूसरे उनके मेंटर, जिनसे उन्होंने पैसों की असली समझ सीखी। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छी पढ़ाई करे, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे और जिंदगी को सुरक्षित बना ले, जबकि रिच डैड का मानना था कि जिंदगी के सबसे जरूरी सबक किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से सीखे जाते हैं। उनका कहना था कि स्कूल आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना जिंदगी खुद सिखाती है। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए एक कहानी मदद करती है। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी वह उससे काम करवाना चाहता तो उसके सामने एक गाजर लटका देता। गधा गाजर पाने की उम्मीद में चलता रहता, लेकिन वह गाजर कभी उसके हाथ नहीं आती, क्योंकि वह सिर्फ एक छलावा थी। आज ज्यादातर लोग उसी गधे की तरह हैं। वे लगातार मेहनत करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। रिच डैड कहते हैं, पैसे के पीछे भागने से आप कभी अमीर नहीं बनते। अमीर बनने के लिए पैसे को अपने लिए काम करवाना पड़ता है। जैसे जैसे हम पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं, डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। डर की कहीं पैसा कम ना हो जाए, लालच की और ज्यादा मिल जाए। इसी चक्कर को रिच डैड कहते हैं रैट रेस, जहां इंसान कमाता है, खर्च करता है, फिर और ज्यादा कमाने के लिए और तेज दौड़ने लगता है। यह एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नौकरी और सच्चाई। जब आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं तो हर महीने की तनख्वाह सिर्फ बिल भरने में ही खत्म हो जाती है। फिर आप दूसरी नौकरी खोजते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं बन पाते। रिच डैड कहते हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आपकी सैलरी कम है तो सिर्फ बॉस को दोष मत दीजिए। जब तक आप अपनी परेशानी की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप उसका हल भी नहीं निकाल सकते। डर और लालच को पहचानिए, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं। पैसे को काम पर लगाना। रिच डैड ने रॉबर्ट को बिना पैसे के एक स्टोर में काम पर लगाया, ताकि वह सैलरी के बारे में नहीं बल्कि सीखने पर ध्यान दे सके। वहीं से रॉबर्ट को एक बिजनेस आइडिया मिला। उन्होंने पुरानी कॉमिक बुक्स को बेचने के बजाय किराए पर देना शुरू किया। हर किताब से थोड़ा थोड़ा पैसा आया और बिना खुद काम किए उनकी कमाई होने लगी। यहीं से उन्होंने सीखा पैसा कैसे इंसान के लिए काम कर सकता है।
अगर कभी अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर जिंदगी में कोई बड़ा खर्च सामने खड़ा हो जाए तो लोग अक्सर उधार लेने या एडवांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि अगर सही तरीके से पहले से प्लानिंग की जाए तो कई बार बुरा वक्त आए ही ना। आपने देखा होगा कि जो लोग लॉटरी में लाखों या करोड़ों जीतते हैं वे कुछ साल तो ऐश में जी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कुछ समय बाद फिर उसी हालत में लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यही वजह है कि लोग बार बार पूछते हैं अमीर कैसे बना जाए या अमीर बनने के लिए आखिर करना क्या चाहिए। लेकिन जब उन्हें असली जवाब मिलता है तो ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि अमीर बनने से पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना जरूरी होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी ऊंची इमारत बनानी हो तो सबसे पहले आपको जमीन में एक बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ेगी और फिर एक मजबूत नींव तैयार करनी होगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक छोटा घर बनाना हो तो 6 इंच की कंक्रीट स्लैब भी काफी हो सकती है। दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच की स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और जब ऐसा होता है तो इमारत गिरनी ही गिरनी है। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छी पढ़ाई करें, डिग्री लें और एक सुरक्षित नौकरी पालें, जबकि रिच डैड का मकसद था रॉबर्ट को फाइनेंशियल तौर पर समझदार बनाना। ज्यादातर स्कूल सिस्टम सिर्फ घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत नींव बनाना नहीं। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली जिंदगी में यही सब कुछ नहीं होता। तीसरा सबक, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझिए। अब आते हैं तीसरे सबक पर, जो कहता है लायबिलिटी और एसेट के बीच फर्क समझो और हमेशा एसेट खरीदो। सुनने में यह बात बहुत आसान लगती है, लेकिन यही एक नियम आपको अमीर बना सकता है। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी लायबिलिटी को ही एसेट समझ बैठते हैं, जबकि अमीर लोग साफ साफ जानते हैं कि एसेट असल में होती क्या है और वे वही खरीदते हैं। रिच डैड किस प्रिंसिपल में विश्वास रखते थे, यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को यही सादी सी लेकिन ताकतवर बात सिखाई, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल नींव इतनी मजबूत बन पाए। सीधा सा नियम यही है, लायबिलिटी और एसेट में फर्क समझो और एसेट खरीदो। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं होता? असल में यह इतना सिंपल है कि ज्यादातर लोग इस पर सोचते ही नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें एसेट और लायबिलिटी का फर्क पता है, लेकिन वे सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं। इनकम स्टेटमेंट बताता है कि पैसा आया कितना और खर्च कितना हुआ, जबकि बैलेंस शीट ये दिखाती है कि आपके पास एसेट कितने हैं और लायबिलिटी कितनी। हैरानी की बात यह है कि कई पढ़े लिखे अकाउंटेंट भी ये ठीक से नहीं समझ पाते कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं। एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब, एसेट वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। उस किराए से आप उस घर का लोन भी चुका रहे हैं। अब घर भी आपका है और उससे आने वाला पैसा भी। इसके उलट अगर आपने घर खरीदा और खुद उसमें रहने लगे तो वह घर आपकी जेब से पैसा निकालेगा। तो साफ है, अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदिए और अगर गरीब ही रहना है तो लायबिलिटी खरीदते रहिए। अमीर लोगों के पास पैसा इसलिए होता है क्योंकि वे कीप इट सिंपल के नियम को अपनाते हैं। वहीं गरीब लोग इस सिंपल नियम को समझ ही नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट बनना जरूरी है। नंबर जानने से कुछ नहीं होता, असली फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी फाइनेंशियल कहानी खुद लिखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग मेहनती होते हैं उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन सारा पैसा लायबिलिटी में ही चला जाता है। मिडिल क्लास की कमाई घर का किराया, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजली बिल, फीस और रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो जाती है। गरीब लोगों के पास लायबिलिटी कम होती है, लेकिन उनके पास एसेट भी नहीं होती। उनकी कमाई खर्चों में उड़ जाती है और कई बार उन्हें उधार भी लेना पड़ता है, जिससे हालत और खराब हो जाती है। जबकि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और वही एसेट उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। इस तरह उनकी कमाई 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती चली जाती है। अधिकतर अमीर लोग भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से फैसले लेते हैं। वे लोन लेते हैं, लेकिन उस लोन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वही उनके लिए कमाई का जरिया बन जाए। वे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर लगा देते हैं। हर महीने उन्हें बिना मेहनत के किराया मिलता है। उसी किराए से वे बैंक की किस्त भी चुका देते हैं
और कुछ पैसा अपनी जेब में भी बचा लेते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी घर की ईएमआई $8 है, तो अमीर लोग उस घर का किराया $10 में देते हैं। $8 बैंक को चले गए और $2 उनकी जेब में, यानी बिना मेहनत के कमाए। असल में रिच डैड और पुअर डैड के बीच कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, बस फर्क था सोच का, पैसे को कैसे खर्च करना है। बस यही पूरी कहानी है। पढ़ाई, करियर और आज की सच्चाई। 1967 के आसपास अगर बच्चों से पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो ज्यादातर जवाब होते थे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। आज उनमें से कई लोग डॉक्टर भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि ज्यादा पैसा कमाने से सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज के दौर में ये सोच काम नहीं करती। आज बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, सीईओ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार या रॉक स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि सिर्फ डिग्री और ग्रेड्स के भरोसे सक्सेस नहीं मिलती। डबल इनकम, डबल परेशानी। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो चुका है। नए शादीशुदा जोड़े सोचते हैं अब दोनों कमा रहे हैं तो इनकम डबल हो गई। छोटे घर में रहते रहते वे बड़े घर के सपने देखने लगते हैं। वे पैसा बचाने की बजाय और ज्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं। इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। जब फाइनेंशियल समझ के बिना पैसा कमाया या खर्च किया जाता है तो इंसान पहले से ज्यादा खर्च करने लगता है। यह एक ऐसा चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। अब जोड़ा सोचता है हम बड़ा घर ले सकते हैं, मतलब हम अब थोड़े अमीर हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया, नई कार चाहिए, नया फर्नीचर चाहिए, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया। इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन अचानक हकीकत सामने आती है। लेकिन तब तक हम रैट रेस में गहराई तक फंस चुके होते हैं। अमीर कैसे बने, यही सबसे बड़ी गलती। फिर ऐसे ही लोग रॉबर्ट कियोसाकी से पूछते हैं अमीर कैसे बना जाए। यही सवाल असल में परेशानी की जड़ है, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि पैसा ही हर समस्या का इलाज है, जबकि यह सोचना ही सबसे बड़ी गलती है। उनकी असली समस्या यह नहीं होती कि वे कम कमा रहे हैं, बल्कि यह होती है कि जो पैसा उनके पास है उसे संभालना उन्हें आता ही नहीं। जैसा कहा जाता है, अगर आप गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं तो और खुदाई करना बंद कर दीजिए। भीड़ का डर। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। लोग क्या सोचेंगे, कहीं हंसेंगे तो नहीं। इसी डर की वजह से ज्यादातर लोग वही करना पसंद करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। घर सबसे बड़ा एसेट होता है। प्रमोशन मिला है तो नया घर ले लो। ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं और हम भी वही रास्ता पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें लगता है इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन यही सोच हमें गलत दिशा में ले जाती है। शीशा सबसे बड़ी ताकत। रिच डैड कहते थे कि जापानी लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे, तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार ताकत का प्रतीक है, जवाहरात पैसे का और शीशा खुद को पहचानने की ताकत। जब आप खुद से सवाल करते हैं क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या बस भीड़ का हिस्सा बना हुआ हूँ, जो जवाब आपको मिलता है वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के गुलाम बन जाते हैं, इसीलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। रिच डैड का असर। 16 साल की उम्र में रॉबर्ट और माइक रिच डैड की हर मीटिंग में जाते थे। अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के साथ। ये वही रिच डैड थे जिन्होंने 13 साल में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन आज वे पढ़े लिखे लोगों को लीड कर रहे थे। उन्होंने रिस्क लिया, भीड़ की परवाह नहीं की, और यही वजह थी कि वे अलग थे। इन मीटिंग्स के बाद रॉबर्ट और माइक को एहसास हुआ कि स्कूल सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी को दबा देता है, सबको एक ही सांचे में ढालकर एक मशीन का हिस्सा बना देता है। वे इस बात से सहमत नहीं थे कि सिर्फ अच्छे ग्रेड्स सक्सेस और अमीरी की गारंटी है। घर, एसेट या लायबिलिटी। एक दिन रॉबर्ट की अपने पुअर डैड से बहस हो गई। उनके पिता मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असलियत ये थी कि वे रैट रेस में फंसे हुए थे। इनकम और खर्च बराबर थे और आराम का वक्त नहीं था। रॉबर्ट समझाना चाहते थे कि वह घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। घर पर पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन बदले में कोई कमाई नहीं हो रही थी। पुअर डैड ये बात
समझ नहीं पा रहे थे। यही फर्क था रिच डैड और पुअर डैड के बीच। 30 साल की जिंदगी एमी में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी लोन चुकाने में बिता देते हैं। 30 साल तक एक घर की एमी, फिर दूसरा बड़ा घर और नया लोन, कई बार कर्ज घर की कीमत से भी ज्यादा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग कहीं और इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। उनका सारा पैसा घर में फंस जाता है। अगर वही पैसा असेट्स में लगाया जाए तो भविष्य कहीं बेहतर हो सकता है। आखिरी बात, हम यह नहीं कह रहे कि नया घर मत खरीदिए। हम बस यह समझा रहे हैं कि अगर उतना पैसा पहले असेट्स में लगाया जाए तो वही एसेट आपके लिए पैसा कमाएगा। कुछ समय बाद आप बिना लोन के अपना मनपसंद घर खरीद सकते हैं। अमीर इसलिए और अमीर बनते जाते हैं क्योंकि वे एसेट खरीदते हैं और मिडिल क्लास सिर्फ महीने की सैलरी का इंतजार करता है। यही रैट रेस है और यही जिंदगी अटक जाती है। ज्यादातर लोग अपनी नौकरी को ही अपना सेफ जोन मान लेते हैं। वे उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। ऊपर से कर्ज का इतना बोझ होता है कि नौकरी छोड़ने का रिस्क लेना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, अगर आज आप नौकरी छोड़ दें तो कितने दिन आपका खर्च चल पाएगा? अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे गुजारी है और असेट्स की जगह लायबिलिटीज इकट्ठा की हैं, तो यकीन मानिए आपकी स्थिति बहुत मुश्किल है। सिर्फ नेटवर्थ पर भरोसा करके जिंदगी नहीं चलती। नेटवर्थ बस ये बताती है कि आपके नाम पर कितना कुछ है, चाहे वह गैराज में खड़ी बेकार पड़ी पुरानी कार ही क्यों न हो। जबकि वेल्थ का मतलब है आपका पैसा आपके लिए कितना और पैसा बना रहा है। मान लीजिए आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो हर महीने 30,000 कमा रहे हैं और आपके खर्च 60,000 हैं, तो आप आधे महीने भी नहीं टिक पाएंगे। इसका हल यह नहीं है कि और नौकरी की जाए, बल्कि यह है कि अपने एसेट्स की इनकम बढ़ाई जाए। जिस दिन आपके एसेट्स हर महीने 60,000 देने लगेंगे, आप रातों रात अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन आप वेल्दी बनने की राह पर जरूर चल पड़ेंगे। और तब अगर आप नौकरी छोड़ भी दें तो आपके एसेट्स आपका पूरा खर्च संभाल लेंगे। असल में वेल्थ तभी बनती है जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम हो। चौथा सबक, अपने काम से काम रखिए। अब आते हैं चौथे सबक पर। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक ने 1947 में एक एमबीए क्लास में स्पीच दी थी। स्पीच के बाद स्टूडेंट्स ने उनसे थोड़ा और समय बिताने की गुजारिश की, तो वे सब साथ में बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे क्रोक ने अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं मैं किस बिजनेस में हूँ? सबको लगा वे हैमबर्गर बेचते हैं। इस पर वे हंसे और बोले, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स हर फ्रेंचाइजी के लिए लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनता है और जहां फ्रेंचाइजी होती है वहां की जमीन भी उसी सिस्टम का हिस्सा होती है। यानी फ्रेंचाइजी लेने वाले को जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। इस तरह मैकडॉनल्ड्स खाने के साथ साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस था। यही सबक रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। नौकरी बनाम बिजनेस। ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। वे टैक्स देकर सरकार के लिए काम करते हैं, नौकरी करके कंपनी के लिए और ब्याज देकर बैंक के लिए। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथ्स पढ़ी तो इंजीनियर, यानी जो पढ़ा वही बन गए। लेकिन मुसीबत यह है कि इससे स्टूडेंट्स नौकरी और बिजनेस के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। अगर कोई पूछे आपका बिजनेस क्या है, तो यह मत कहिए कि मैं डॉक्टर हूँ या बैंकर हूँ। वह आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। आप जो भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाए। पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में मत बिता दीजिए। एसेट कॉलम की अहमियत बहुत से लोगों को देर से समझ आता है कि उनका हाउस लोन उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जिस चीज को वे एसेट समझते थे वह असल में कभी एसेट थी ही नहीं। कार खरीदी तो उसके साथ मेंटेनेंस, पेट्रोल, इंश्योरेंस सब लायबिलिटी बन गए। इसीलिए इनकम कॉलम से ज्यादा एसेट कॉलम पर जोर दिया जाता है। मेरी नजर में कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाते हैं वह अपनी कीमत का लगभग 25% खो देती है। तो सवाल यह है, किस तरह के एसेट्स खरीदे जाएं? पहला, ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी न हो। अगर आपको हर वक्त वहां रहना पड़े तो वह बिजनेस नहीं, नौकरी है। दूसरा, रियल एस्टेट। तीसरा, स्टॉक्स और बॉन्ड्स।
और जब एसेट खरीदें तो उन्हीं चीजों में पैसा लगाएं जिनमें आपकी रुचि हो। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और छोटी कंपनियों के स्टॉक्स में खास दिलचस्पी थी। रिच डैड की सलाह पर उन्होंने नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वे जॉब करते रहे और साथ साथ अपने एसेट कॉलम को मजबूत बनाते गए। जो पैसा आप कमाते हैं उसे बेकार मत जाने दीजिए। पैसे को अपना गुलाम बनाए जो आपके लिए काम करे। लग्जरी खरीदनी है जरूर खरीदिए, लेकिन फर्क यही है, मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदता है और अमीर आदमी उसे सबसे आखिर में। 5वां सबक, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। 5वां सबक कहता है, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसका पेटेंट करा लिया। बिजनेस बढ़ा तो उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को $1 लाख में अपनी कंपनी बेचने की पेशकश की। वेस्टर्न यूनियन ने ये ऑफर ठुकरा दिया और बाद में AT&T जैसी बड़ी कंपनी बनी। रॉबर्ट 1984 से लोगों को पढ़ा रहे हैं। हजारों लोगों को सिखाने के बाद उन्होंने एक बात समझी, हर इंसान में महान बनने की क्षमता होती है, लेकिन जो चीज हमें रोकती है वह है खुद पर शक। सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, बोल्ड होना भी जरूरी है। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए नॉलेज के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कल का कोई नया बिल गेट्स जन्म ले रहा हो। अगर आपने अपना फाइनेंशियल IQ नहीं बढ़ाया तो आने वाले साल और भी मुश्किल हो सकते हैं। पुरानी सोच आज की दुनिया में काम नहीं करती। रॉबर्ट ने कैश फ्लो नाम का एक गेम बनाया जो सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है और रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। इस गेम में एक महिला ने बोट कार्ड जीता। खुश तो बहुत हुई, लेकिन जब टैक्स का पता चला तो खुशी गायब हो गई। वह बोट उसके लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी बन गई। बाद में उसे समझ आया कि असल समस्या समझ की कमी थी। हम भी अक्सर जिस चीज को नहीं समझते उसे दोष देने लगते हैं, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से समझें तो गेम ऑफ लाइफ जीती जा सकती है। कई लोग कैश फ्लो गेम में बहुत पैसा जीतते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उसका करे क्या, और अंत में सब हार बैठते हैं। कभी कहते हैं सही मौके नहीं मिले, कभी कहते हैं पैसा नहीं था, और कुछ को पैसा और मौका दोनों मिलते हैं, फिर भी वे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वे पहचान ही नहीं पाते कि यह एक मौका है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप पैसों को लेकर कितनी रचनात्मक सोच रख सकते हैं। अगर आपको कोई मौका मिल जाए और आपके पास पैसा ना हो तो आप क्या करेंगे? और अगर पैसा हो लेकिन मौका ना मिले तो उस हालात में आप कैसे सोचेंगे? ये सब पूरी तरह आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। अधिकतर लोग सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, कड़ी मेहनत करो और ज्यादा पैसा कमाओ। लेकिन असली सीख यह है कि मौके कैसे बनाए जाते हैं, न कि उनका इंतजार कैसे किया जाता है। अमीर लोगों की सबसे खास बात यही होती है कि वे जानते हैं कि पैसा खुद सबसे जरूरी चीज नहीं है, बल्कि पैसा किस तरह काम करता है ये समझना ज्यादा अहम है। असल ताकत पैसा नहीं, बल्कि यह समझ है कि आप उससे क्या बना सकते हैं। इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा एसेट होता है। यही दिमाग किसी को बेहद अमीर भी बना सकता है और बेहद गरीब भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप सफल लोगों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पैसा बढ़ाने की चाह पैदा करनी होगी। इसके लिए अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग में निवेश करना जरूरी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बने बिना यह मुमकिन नहीं है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फीनिक्स की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वहां लोगों को सलाह दी जा रही थी कि वे हर महीने $100 बचाकर रखें। बुरे वक्त के लिए बचत करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा जमा करते रहना ही हल नहीं होता। इसी हालात को कई निवेशकों ने एक मौके की तरह देखा। लोग अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में बेच रहे थे और समझदार इन्वेस्टर्स ने उन्हें तुरंत खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी एक ऐसा ही घर, जिसकी असली कीमत ज्यादा थी, बेहद कम दाम में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने एक वकील के ऑफिस में विज्ञापन दिया और वही घर थोड़े ज्यादा दाम पर बेच दिया। लोगों की इतनी दिलचस्पी थी कि उनका फोन लगातार बजता रहा। ये पैसा उन्हें उस एसेट से मिला जो उन्होंने सही वक्त पर खरीदा था, और इसमें उन्हें बहुत कम समय लगा। उन्होंने जो पैसा बनाया वो उनकी इनकम नहीं, बल्कि उनके एसेट कॉलम से पैदा हुआ था। टैक्स देने से पहले ही उन्होंने उस मौके का फायदा उठा लिया। कुछ सालों बाद यही बिजनेस इतना बढ़ गया कि उनकी कंपनी के कई खर्च खुद ही कवर होने लगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, पूरी जिंदगी मेहनत करना, भारी टैक्स देना, फिर जो थोड़ा बचता है उसे सेव करना और उस पर भी कम ब्याज पाना, क्या यही सबसे सही तरीका है?
या फिर यह बेहतर नहीं होगा कि आप अपना समय और पैसा अपने सबसे ताकतवर एसेट यानी अपने दिमाग पर लगाएं। दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी मंदी आती है, कभी तेजी। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, स्टॉक मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हैं तो इन उतार चढ़ावों से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप हर हालात के लिए तैयार होंगे। आमतौर पर दो तरह के निवेशक होते हैं। पहले वे जो पहले से बने पैकेज में निवेश करते हैं, दूसरा वे जो खुद मौके बनाते हैं और निवेश को खुद डिजाइन करते हैं। यही लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। अगर आप दूसरे तरह के निवेशक बनना चाहते हैं तो 3 स्किल्स बहुत जरूरी हैं। पहली, ऐसे मौके पहचानना जो बाकी लोग नहीं देख पाते। दूसरी, पैसा जुटाना। मिडिल क्लास बैंक पर निर्भर रहता है, जबकि समझदार इन्वेस्टर कैपिटल खुद खड़ा करते हैं। तीसरी, स्मार्ट लोगों को साथ जोड़ना। असली समझदारी यही है कि आप अपने से ज्यादा होशियार लोगों के साथ काम करें। अब आता है छठा सबक, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। एक बार एक पत्रकार ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। वह पत्रकार एक दिन मशहूर लेखिका बनना चाहती थी। जब रॉबर्ट ने उससे पूछा कि वह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, तो उसने अपनी नौकरी को वजह बताया। रॉबर्ट ने उसे सेल्स सीखने की सलाह दी। वह इसे छोटा काम समझ रही थी, जबकि असल में किसी भी टैलेंट को बेचने की कला के बिना वह बेकार रह जाता है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। यही सबसे बड़ा फर्क था अमीर डैड और गरीब डैड में। गरीब डैड नौकरी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते थे, जबकि अमीर डैड सीखने को प्राथमिकता देते थे। स्कूल हमें किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनना सिखाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। अलग अलग अनुभव ही इंसान की सोच को बड़ा बनाते हैं। इसी वजह से अमीर डैड रॉबर्ट को अपने साथ मीटिंग्स में ले जाते थे, ताकि वह समझ सके कि असली दुनिया कैसे काम करती है। रॉबर्ट ने भी सीखने के लिए कई बार आराम और सुरक्षित नौकरी छोड़ी। उन्होंने सेल्स सीखने के लिए ऐसी नौकरी की जिससे उन्हें डर लगता था। बाद में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बड़ा रिस्क लिया। वह जानते थे कि कम उम्र में गिरने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि तब संभलने का वक्त होता है। ज्यादातर कर्मचारी सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि नौकरी न जाए, और कंपनियां सिर्फ इतना ही वेतन देती हैं कि कर्मचारी टिके रहें। ये सोच ज्यादा दूर तक नहीं ले जाती। इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी सीखें, एक्सप्लोर करें और खुद को सीमित करने से पहले दुनिया को समझें। इसी के साथ यह समरी यही समाप्त होती है।